इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेक्शन 21 और 21A के बारे में ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो सवाल हमारे पास सबसे पहले ये बनता है कि मान लीजिए एक सूट इंस्टीट्यूट हुई और एक ऐसे कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुई जिसके पास जूरिसडिक्शन नहीं थी। प्लीज पे अटेंशन, मैंने कहा जूरिसडिक्शन नहीं थी, और उस कोर्ट ने उस सूट में डिक्री पास कर दी, अपना डिसीजन दे दिया। अभी डिक्री पास होने के बाद क्या वो पार्टी जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है, क्या वो पार्टी इसे अपील में ले जाकर या इसे रिवीजन में ले जाकर इस डिक्री को सेट असाइड करवा सकती है, इस बेसिस पर कि जनाब जिस कोर्ट ने, मान लीजिए ए कोर्ट ने इसे पास किया है कि जनाब इस कोर्ट के पास इस सूट को सुनने का, डिसाइड करने का पावर नहीं थी, उसके बावजूद भी इसने सुना और इसने इस मामले में डिक्री पास कर दी, तो कृपया इस डिक्री को सेट असाइड कर दीजिए। इज इट पॉसिबल? आवर क्वेश्चन इज दैट। उस क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए हम फिर से एक बार देखते हैं कि जुरिसडिक्शन की प्रॉब्लम्स, मतलब जुरिसडिक्शन, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन कितने प्रकार की है। अगर हम बात ये कर रहे थे कि जुरिसडिक्शन नहीं थी, तो कौन कौन सी जुरिसडिक्शन है जो नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, जो कि हमने सेक्शन 9 में देखा था। उसके बाद आती है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, और उसके बाद आती है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। तो देखिए, जहां तक सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन की बात है, ये एक इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, और ये इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन होने के कारण ये डिक्री को वॉइड एब इनिशियो मान सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट मैटर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है तो बिल्कुल उसे सेट असाइड किया जा सकता है। देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट। क्यों किया जा सकता है? बिकॉज दैट इज एन इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन और वो वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट मैटर में तो अपने को इशू नहीं आता है, इशू अपने को आता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। देखिए, जहां तक टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की बात है, तो हमने ये माना है कि ये टेक्निकल डिफेक्ट है, ये टेक्निकल डिफेक्ट है, और ये टेक्निकल डिफेक्ट होने के कारण जो डिक्री है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होगी। अगर एक ऐसी डिक्री जो कि एक ऐसे कोर्ट ने पास की है जिसके पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं थी या पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन नहीं थी, उस डिक्री को अगर सेट असाइड कराना है तो हम आ जाते हैं सेक्शन 21 में। और अगर हम सेक्शन 21 की बात करें तो सेक्शन 21 का जो क्लॉज 1 है वो डील करेगा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में, और जो 2 है वो डील करेगा पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में। तो कुल मिला के कहानी सारी ये बन जाती है कि अगर सेक्शन 21 की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, मैं दोबारा से दोहराऊं, अगर सेक्शन 21 की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तभी आप टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के मामले में डिक्री को, डिसीजन को सेट असाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको दोबारा से बताता हूं आपको। मैंने आपको यह कहा कि अगर हम लैक ऑफ जुरिसडिक्शन की बात करें तो लैक ऑफ जुरिसडिक्शन तीन प्रकार की हो सकती हैं: सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। जहां तक सब्जेक्ट मैटर की जुरिसडिक्शन की बात है, अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन नहीं था और फिर भी उसने कोई डिसीजन दे दिया, डिक्री दे दी, तो वो वॉइड एब इनिशियो है, उसको बिल्कुल सेट असाइड किया जा सकता है, करवाया जा सकता है अपील में जाके, कोई भी इशू उसमें नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज एन इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। ठीक है, लेकिन अगर जो लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है वो टेरिटरी के कारण है या वो पेक्यूनरी लिमिट के कारण है, तो ये इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन नहीं है, ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं लैक ऑफ जुरिसडिक्शन के। और क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं तो इसमें सीधे से डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं होगा कि जिस कोर्ट ने इस डिक्री को पास किया है उसके पास पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन नहीं थी तो आप सीधा अपील में जाएंगे और अपीलेट कोर्ट आपकी इस वाली डिग्री को सेट असाइड कर देगा। ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, वो सेक्शन 21 में जाएगा, और सेक्शन 21 में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही आपकी डिग्री सेट असाइड होगी,
अदरवाइज अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं तो डिक्री सेट असाइड नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के मामले में, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के मामले में और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के मामले में अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में पूछूं, क्या लैक ऑफ पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन will that decree be set aside in appellate or revisional court? The answer is, सीधा साधा पूछूं तो नो, it will not be set aside. लेकिन it will be set aside when, अगर वो सेक्शन 21 की कंडीशंस को पूरी कर रहे हैं। तो अगर सेक्शन 21 की कंडीशंस को पूरी कर रहे हैं तो सेट असाइड हो जाएगी, मतलब उस डिसीजन को हम नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे कि भैया नहीं, ये डिसीजन नहीं माना जाएगा। और अगर सेक्शन 21 की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो फिर उस डिक्री पे कोई किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं होगा, उसे सेट असाइड नहीं किया जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब हम सेक्शन 21 देख लेते हैं। और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का मैंने आपको बता दिया, अगर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की लैकिंग है तो भाई उसमें तो सीधा सेट असाइड करेंगे, उसमें सेक्शन 21 की कंडीशंस को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब सेक्शन 21 निकालिए आप अपने बेरक से और सेक्शन 21 का 1 देखते हैं। देखिए 21 जो सेक्शन है वो डील करता है ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन। जो क्लॉज 1 को चेक करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। प्लेस ऑफ सुइंग को मार्क कर लीजिए। इसका मतलब है किसके बारे में बात कर रहा है? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी एपेलेट और रिविजन कोर्ट अनलेस, ये देखिए कंडीशन आनी शुरू हो गई, अनलेस, तब तक उसको अलाउ नहीं करेगा उस ऑब्जेक्शन को अनलेस such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. Please mark this. ये कंडीशन बता रहा है कि अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तभी आप उस ऑब्जेक्शन को अलाउ करेंगे और तभी आप उस डिक्री को सेट असाइड करेंगे। ठीक है, और उसी की कंटिन्यूएशन कह रहा है एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट। अब इसको मार्क कर लीजिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एंड unless there has been a consequent failure of justice. This is our condition number 2. क्या है कंडीशन नंबर 2? There has been a consequent failure of justice. अगर हम सबसेक्शन 2 की बात करें तो सबसेक्शन 2 की कंडीशंस बिल्कुल यही हैं। 1 और 2 जो कंडीशन हमने इसमें देखी हैं, जो सबसेक्शन 1 में देखी थी, सबसेक्शन 2 में भी वही कंडीशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि सबसेक्शन 2 बात कर रहा है पेक्यूनरी लिमिट्स को लेके, तो इसका मतलब ये बात कर रहा है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन को लेके कि भैया ये जिस अदालत में आप गए हैं, ये अदालत इतनी रकम का मामला सुनने के लिए एलिजिबल नहीं थी जिसका इसने सुना है। ठीक है जी, तो अभी हमारा 21 से 1 और 2 से एक फंडा क्लियर हो चुका है कि इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जो कंडीशन पूरी होगी तभी वो ऑब्जेक्शंस अलाउड होंगे, ऑब्जेक्शन अलाउड होंगे और सूट को सेट असाइड करेगा। अगर कंडीशंस पूरी नहीं है तो ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं होंगे। तो कंडीशन कौन कौन सी है वो अपन देखते हैं। देखिए बेर एक्ट में जो मैंने आपको मार्क कराया वो कंडीशन दे रखी इन्होंने 2, लेकिन एक हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे इसमें क्योंकि वो सबसे पहली कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है भाई? लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। मैं क्यों जोड़ रहा हूं ये कंडीशन अपनी तरफ से? मान लीजिए ये ए ने सूट डाला बी के अगेंस्ट। ठीक है जी, इस कोर्ट में डाला है, कोर्ट का नाम है एक्स। इस एक्स कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं थी इस मामले को सुनने की, लेकिन फिर भी इसने सुना, मामले की पूरी सुनवाई की और अपना डिसीजन दे दिया। ठीक है, अब जब बी गए हैं इस डिसीजन को लेके, बी चले गए अपील में कि जनाब देखिए इन्होंने मेरे साथ अन्याय कर दिया है और इस एक्स कोर्ट की तो जुरिसडिक्शन भी नहीं थी, फिर भी इसने मामला सुन लिया और फिर भी इसने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया, तो कृपया करके इस ऑब्जेक्शन के कारण इस डिक्री को आप सेट असाइड कर दीजिए। यही बोलेगा ना बी जाके कोर्ट में। अब जब ये सेट असाइड की मांग कर रहा है तो सबसे पहले कोर्ट क्या चेक करेगा कि भैया लैक ऑफ जुरिसडिक्शन थी भी या नहीं थी। भाई क्या पता बी को ऐसे ही धोखा हुआ हो और एक्स की असली में लैक ऑफ जुरिसडिक्शन ना हो, या हो सकता है बी अपीलेट कोर्ट को गुमराह कर रहा हो और एक्स की जुरिसडिक्शन रही हो। तो सबसे पहली जो चीज चेक की जाएगी, जो कि सेक्शन 21 में नहीं जिसका जिक्र है, जो कि कॉमन सेंस है, भाई सबसे पहले तो कोर्ट यही देखेगा ना कि लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है या नहीं है, तो हम इसको कंडीशन नंबर 1 मान सकते हैं। उसके बाद आ जाइए कंडीशन नंबर 2 पर। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है
कि ऑब्जेक्शन जो आपने किया है, अभी तो बी क्या है, अपील में आ गया, अपीलेट कोर्ट के पास आ गया, लेकिन अपीलेट कोर्ट बी से ये पूछेगा ना कि भाई तू हमारे पास तो आ गया, लेकिन क्या तूने एक्स कोर्ट में ये मुद्दा उठाया था, जिस कोर्ट में तेरा ट्रायल चल रहा था, क्या तूने उस कोर्ट को बताया था कि जनाब आप इसको मत सुनिए, आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? डिड यू फाइल एनी ऑब्जेक्शन इन दैट कोर्ट? डिड यू फाइल एनी ऑब्जेक्शन इन द ट्रायल कोर्ट? तो दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया क्या आपने प्रूडेंस दिखाते हुए, नेग्लिजेंस ना दिखाते हुए, क्या ट्रायल कोर्ट में इसका ऑब्जेक्शन उठाया था, और कब उठाया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जब आपके पास सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आई मुद्दा उठाने की, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी कब आती है डिफेंडेंट के पास? जब वो पहली बार कोर्ट में अपनी बात रखता है, और वो सबसे पहली बार अपनी बात कब रखता है? जब वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। तो जब उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल की, तो क्या उसने ट्रायल कोर्ट को यह बताया कि भाई साहब आप इसको, इस मामले को नहीं सुन सकते, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है? डिड ही रेज दिस ऑब्जेक्शन? और उसमें एक बात और जोड़ रहा है, वो क्या कह रहा है कि पहली अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, या फिर अगर डिले भी हो गया है थोड़ा बहुत, तो डिले कितना? डिले इतना, यहां पे मैं मार्क करके बताता हूं, डिले इतना कि जो इश्यू सेटल हुए हैं, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की जो स्टेट थी, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की जो स्टेज थी, क्या आपने वो ऑब्जेक्शन इससे पहले उठाया, इस दौरान उठाया, या इसके बाद उठाया? अगर इसके बाद उठाया है, अगर आपने जो ऑब्जेक्शन है वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद उठाया है, तो भैया फिर तो इसका मतलब आप सो रहे थे। आप सो रहे हो तो अब आप जाग क्यों रहे हो? अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपने भैया ट्रायल कोर्ट को ही बताना था कि आपके साथ गलत हो रहा है, और कब बताना था? इस पीरियड में बताना था जब आपके पास अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी आई है। और वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी कब तक वैलिड रहेगी? जब तक कि आपके इश्यूज सेटल नहीं हुए हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेटलमेंट ऑफ इश्यूज क्या होती है। देखिए, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, और जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था तब भी हमने इन चीज़ों को काफ़ी एक ब्रीफ इसका व्यू दिया था। देखिए, जब भी मामला कोर्ट के पास आया, मैं थोड़ा सा एक मिनट में इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज क्या है, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। बाकी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज अपन बाद में डिटेल में कर सकते हैं। देखो, होता क्या है कि भैया ए गया कोर्ट के पास बी के अगेंस्ट, इसने जाके अपनी बात रखी, ये अपनी बात रख रहा है। अब बी से इसका जवाब मांगा जाएगा, बी अपनी बात रखेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें जब कोर्ट के पास आ जाएंगी तो कोर्ट इश्यूज बनाएगा कि भैया मुझे क्या क्या डिसाइड करना है। उदाहरण के तौर पे ए कह रहा है कि के जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है कि नहीं जनाब वो मेरी है। तो पहला इश्यू क्या हो गया कि प्रॉपर्टी ए की है या बी की है। तो इस तरीके से कोर्ट जो है इश्यूज फ्रेम करता है, और उन्हीं इश्यूज को आगे जाकर इश्यूज सेटल करता है, और उन्हीं इश्यूज पे आगे जाके वो डिसाइड करता है। तो जिस स्टेज पर इश्यू सेटल हुए हैं, या तो उस स्टेज पर या उससे पहले आपने ऑब्जेक्शन किया हो कोर्ट को, तो हम आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन अगर आप कर रहे हो बाद में, इसका मतलब आप सो रहे थे। भाई सो रहे थे तो आप अपने घर जाइए, जो डिसीजन दे दिया कोर्ट ने दे दिया, हम अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है जी। और अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन पे। मैंने आपको कहा था 3 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है that there is a consequent failure of justice. कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस क्या है कि बिकॉज कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उसका कॉन्सिक्वेंस ये निकला जनाब कि मेरे साथ अन्याय हो गया। और देखिए, जब भी कोई आदमी केस हारेगा, यहां पर आपको ना एक बात समझने की जरूरत है। अब यहां पर जो मिस्टर बी थे वो केस हार गए, ही हैज लॉस्ट द केस, ठीक है। तो वो तो यही बोलेगा ना कि जनाब मेरे साथ इनजस्टिस हुई है। जो हम कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं ना, वो इस वाले इनजस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं जो हर हारी हुई पार्टी को लगेगा। नो, ऐसा तो हर पार्टी को लगेगा, हर बोलेगी कि देखिए जनाब मेरे साथ तो इनजस्टिस हो गया। नहीं, व्हाट वी आर कंसर्न्ड हियर विद इज कि आपको केस को इफेक्टिवली कंटेस्ट करने का मौका मिला या नहीं मिला। देखिए, ये जिस मैं एक्स कोर्ट का एग्जांपल ले रहा था ना, यहां पर देखिए मैंने कहा ना एक्स कोर्ट में डला है। अब इसी एक्स कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स कोर्ट में मामला डला है, और जो डिफेंडेंट है बी, वो रहते हैं इस एक्स कोर्ट से 500 किलोमीटर दूर, ठीक है।
अब क्योंकि ये जो एक्स कोर्ट है जहां पर मामले की सुनवाई हुई है 500 किलोमीटर दूर है, तो बी को यहां पर अपना केस कंटेस्ट करने में बहुत परेशानी आई। तो ये अपना केस इफेक्टिवली कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, अपनी बात नहीं कह पाए। इसका मतलब ये जो एविडेंसेस विटनेसेस लाना चाहते थे वो नहीं लेकर आ पाए। क्यों? क्योंकि ये इनकी बहुत ज्यादा दूरी में था और ये बहुत दूर, मतलब एक्स वाली जुरिस्डिक्शन में इस केस को वो किया गया। दूसरा, ये अपनी अपीयरेंसेस भी नहीं दे पाए बिकॉज दिस प्लेस वाज वेरी फार। कुल मिला के बिकॉज ये एविडेंसेस नहीं ला पाए दूरी के कारण, ये विटनेसेस नहीं ला पाए, ये अपनी इफेक्टिव अपीयरेंसेस नहीं दे पाए, रिजल्ट ये हुआ कि ये अपने केस को इफेक्टिवली कंटेस्ट नहीं कर पाए। और इस इफेक्टिवली कंटेस्ट ना करने की स्टेज को हम कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट ये देखेगा कि भाई, क्योंकि देखो बी ये कह रहा है कि जनाब एक्स जुरिस्डिक्शन में केस का सुनवाई हुई जबकि इसकी जुरिस्डिक्शन बनती थी वाई। तो कोर्ट ये देखेगा, अपीलेट कोर्ट ये देखेगा कि अगर एक्स जुरिस्डिक्शन में इस केस की सुनवाई हुई है तो क्या उसके कारण बी अपनी बात इफेक्टिवली नहीं रख पाए। अगर बी अपनी बात इफेक्टिवली रख पाए हैं तो इसका मतलब उनके साथ कोई भी फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है। ऐसे तो भाई एक पार्टी तो केस हारेगी, एक जीतेगी। फेलियर ऑफ जस्टिस हम कब मानेंगे? जब वो अपनी बात इफेक्टिवली रखने में असमर्थ हो गए हो। ही वॉज नॉट एबल टू इफेक्टिवली कंटेस्ट हिज केस। तो कोर्ट क्या देखेगी? अपीलेट कोर्ट ये देखेगी कि भाई अगर ये जुरिस्डिक्शन यहां पर थी, एक्स के पास, एक्स ने ये केस देखा है, तो क्या बी इस जुरिस्डिक्शन में होने के कारण अपनी बात किसी तरीके से रखने में असमर्थ रहा, या वो वाई जुरिस्डिक्शन में होता तो क्या वो अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाता। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। अब इस तीन उसको कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको यह बताया कि जब आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन लेकर एपेलेट कोर्ट जाते हैं और आप ये कहते हैं कि जनाब ये कोर्ट जिसने मेरे अगेंस्ट फैसला दिया है, ये कोर्ट जुरिस्डिक्शन नहीं रखता था, फिर भी इसने फैसला दे दिया, तो आपको सेक्शन 21 की 3 कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। अगर वो 3 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो यस, एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट आपको रिलीफ दे सकता है, आपके ऑब्जेक्शन को एंटरटेन कर सकता है और उसके बाद उस डिग्री को सेट असाइड कर सकता है। लेकिन ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तीनों। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। और का सवाल नहीं है, 1 2 3 ऑल 3 कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। पहली, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, सिर्फ वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ वो एलिज नहीं कर रहे हैं, असली में लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था। दूसरा, सेकंड इज, बताइए, कैन यू रिकॉल? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? सेकंड कौन सा था? यस, सेकंड वाज कि वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उन्होंने ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन उठाया था। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्शन एंड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। सबसे पहले तो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे उठाया नहीं उठाया, चलो तब नहीं उठाया तो भाई कम से कम सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से तो पहले उठाया हो, ठीक है जी। और तीसरा, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ये जुरिस्डिक्शन में ट्रायल होने के कारण उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, जिसके कारण वो अपनी बात अच्छे से नहीं कंटेस्ट कर पाए, अपनी बात नहीं रख पाए। ये तीनों जब कंडीशंस होंगी तभी हम उनको रिलीफ दे पाएंगे। अब यहां पे एक सवाल उठता है, देखिए मैंने आपको ये कहा कि यहां पर ये सूट डाला है और ये इसकी ट्रायल चली है, ठीक है। अब देखिए, जो दूसरी कंडीशन है 21 की, वो कहती है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर आप अपनी बात ऑब्जेक्शन रख दीजिए ट्रायल कोर्ट में। तो जब इसने WS फाइल की, अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल की, तो इसने ये बात ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि साहब आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इसको नहीं सुन सकते हो, ठीक है, नहीं उठाया। तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले उठा ले। या तो जब सेटल इश्यूज हो रहे हैं तब उठा ले, या फिर उससे पहले उठा ले, ठीक है। तब हुआ क्या कि मान लीजिए सेटलमेंट ऑफ इश्यूज यहां पर हो गए हैं, ये इस स्टेज पर इश्यूज आपके सेटल हो गए हैं, लेकिन भाई साहब ने क्या किया, यहां पर भी मामले को नहीं उठाया। अब उन्होंने मामले को उठाया है इस स्टेज पर जाकर, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, एट द स्टेज।
अब इस स्टेज पर उठाया तो कोर्ट ने उनका ऑब्जेक्शन नहीं माना और कोर्ट ने डिक्री पास कर दी। ठीक, अब इनके अगेंस्ट डिक्री आ चुकी है, ये मामले को हार चुके हैं। तो अब ये गए अपीलेट कोर्ट में। जब अपीलेट कोर्ट में गए तो मैं आपको बार बार क्या रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 21 की 3 कंडीशन, लैक ऑफ जुरिडिक्शन, लैक ऑफ जुरिडिक्शन तो है, मान लीजिए है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन उठाया हो, वो आपने नहीं उठाया। उसके बाद वो आपको रिलीफ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे नहीं उठाया तो भाई एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज उठाया हो, वो भी आपने नहीं उठाया। आपने तो बहुत लेट उठाया ना मामला। तीसरा, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस ये मान लेते हैं आपकी फेवर में कि भाई क्योंकि ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में इनका गलत इन्होंने किया है, उसके कारण आप अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं कंटेस्ट कर पाए, ये मान लीजिए आपके पक्ष में आ गया। तो अब आपका स्कोर क्या बनता है यहां पे आपका स्कोर बनता है, ये आपके फेवर में है, नंबर 1 आपके फेवर में है, नंबर 2 आपके अगेंस्ट में है और नंबर 3 आपके फेवर में है। लेकिन अभी तक मैं बार बार स्ट्रेस देकर क्या कह रहा था कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन आप एक बात सोचिए कि आपको नहीं लगता कि जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? मतलब अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के दरवाजे पर गया है और उसको वहां से न्याय भी ना मिले तो फिर ये अदालतें, ये जस्टिस, ये सब किताबी बातें बन के रह जाएंगी। और जैसा मैंने आपको यहां पे कहा कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। लेकिन भाई साहब से गलती क्या होगी, इन्होंने ये स्टेज जाने के बाद ऑब्जेक्शन उठाया ट्रायल कोर्ट में। यहां पे उठा देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इस स्टेज पर अगर वो अपनी बात उठाते तो वहां पर कोई उनके साथ इशू ही नहीं होना था, ये वाली जो स्टेज थी। लेकिन भाई साहब ने क्या किया, ये स्टेज के बाद उठाया। तो देखिए, एक ऐसा आदमी जो न्याय की मांग करने के लिए कोर्ट में आ रहा है, उसके साथ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी कोर्ट की, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए रिलीफ ना दिया जाए क्योंकि उसने एक टेक्निकल एरर कर दिया और उसने थोड़ी सी देरी कर दी। आप बताइए, क्या ये जस्टफुल बात है? अगर आप जज की कुर्सी पर बैठे हो तो आप कैसा करेंगे? आपको दिख रहा है कि नहीं यार इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि सेक्शन 21 में कह दिया कि भैया आप इस दौरान उठा सकते हो और उसने इस दौरान उठाया नहीं, तो क्या उसके साथ न्याय नहीं किया जाए? तो वही इसका आंसर बनेगा कि भाई न्याय तो करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, कंडीशन नंबर 1 दैट देयर वाज लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड कंडीशन नंबर 3 दैट देयर वाज कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, बेशक ये दूसरी वाली कंडीशन में थोड़ा ऊपर नीचे मामला है तो भी वो डिक्री सेट असाइड की जा सकती है। लेकिन अब आप कहेंगे भैया ये आप अपनी तरफ से कहानियां क्यों बना रहे हो? मैं पूछूंगा कैसे बना रहा हूं कहानियां, फिर आप मुझे बेरेक्ट में लेके जाओगे। आप बोलोगे देखो यहां पे शब्द कौन सा उपयोग किया गया है, एंड शब्द का उपयोग है, और नहीं है यहां पे एंड शब्द का उपयोग है। एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस भी हो और ऑब्जेक्शन भी समय पे उठाया हो। बिल्कुल यार, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन वहां पर मेरा एक जवाब यह बनता है कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। हैंडमेड ऑफ जस्टिस क्या जरूरी है? प्रोसीजर जरूरी है, जस्टिस जरूरी है। क्या मैं आपके प्रोसीजर के लिए जस्टिस ना दूं? ये नहीं चलेगा। तो भैया प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, और जहां पर जस्टिस देने के लिए थोड़ा बहुत प्रोसीजर ऊपर नीचे किया जाए वहां पर किया जा सकता है। तो इस मामले में भी हम, बिकॉज हम जस्टिस देना चाहते हैं, हम इस मामले को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे। और हम ये दूसरी जो कंडीशन है उसके ना होते हुए भी हम किस पे ध्यान देंगे? कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस पे। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस इन तीनों कंडीशन में। इसके बेस पर हम उस आदमी को रिलीफ दे देंगे। लेकिन क्या सभी को दे देंगे? ऐसे तो भाई फिर कोई मानेगा ही नहीं इस कंडीशन को। क्यों? सभी जाके कहेंगे जनाब देखो हमारे साथ इनजस्टिस हो जाएगा और प्लीज हमारे साथ न्याय कर दीजिए। तो यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, सब केसेस में ऐसा नहीं होगा। जो डिफेंडेंट है उनको कुछ प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। क्या प्रूव करना पड़ेगा? उनको प्रूव ये करना पड़ेगा कि जनाब जो डिले हुआ है ना, कि जो ऑब्जेक्शन मुझे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले उठाना था वो मैंने बाद में उठाया, वो डिले बोनाफाइड है, वो मेलेफाइड नहीं है। सारा खेल अब बोनाफाइड का हो गया है कि अगर वो डिले उनके हाथ में नहीं था, उनकी कुछ इल इंटेंशन नहीं थी, वो कोर्ट के मैटर को डिले नहीं करना चाहते थे, वो दूसरी पार्टी को किसी तरीके से अंधेरे में नहीं रख रहे थे, उनकी तरफ से कोई भी मेलेफाइड इंटेंशन या उनका एक्ट नहीं सामने आया,
बल्कि जो डिले था वो बोनाफाइड था, जो मिस्टेक थी वो बोनाफाइड थी, तब ही कोर्ट इस दूसरी वाली कंडीशन को नजरअंदाज करेगा, कहेगा चलो कोई बात नहीं, गलती हुई है, जो गलती हुई है वो बोनाफाइड गलती है, मेलिफाइड उसमें कुछ नहीं है, रिलीफ देते हैं, लेट्स गिव द रिलीफ। ठीक है, तो रिलीफ उस मामले में दिया जा सकता है। अब ये सारी कहानी होने के बाद मैं एक छोटा सा कंक्लूड कर देता हूं। देखिए, सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कब आप टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के मामले में डिक्री को सेट असाइड कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन को एंटरटेन कर सकते हैं, तो आपको क्लियरली वही बताना है भाई, तीन कंडीशन है। लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, दूसरा अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन उठाया हो ट्रायल कोर्ट में, और तीसरा कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। इसके आगे आपको कोई भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल पलट जाए, सवाल ये आए कि भाई उसने, मैं पर्टिकुलर पूछ रहा हूं, सवाल ये आए कि अगर वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद करता है तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सेक्शन 21 के अनुसार ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन फिर आ जाना आप अपनी इस कहानी पर, लेकिन भैया प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, और इस टेक्निकल डिफेक्ट के कारण हम जस्टिस को नहीं नकारेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या जो डिले था वो बोनाफाइड था या मेलिफाइड था। अगर वो बोनाफाइड था और वो कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, ये तीसरी कंडीशन तो सब में जरूरी है, ये हो रहा है, तो यस वी विल गिव द रिलीफ एंड उस ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, बिकॉज प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। तो अगर वो सिर्फ नॉर्मल पूछता है तो आपको यहीं पर अपना आंसर खत्म करना है, लेकिन अगर वो पूछता है कि इसके बाद क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो फिर आपको दोनों चीजें यहां पर एक्सप्लेन करनी है। एंड आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं यार। अगला सवाल अपना ये बनता है कि देखिए हुआ क्या कि ये मिस्टर एक्स हैं, ए बी रखते हैं क्योंकि अभी तक ए बी लेके चल रहे थे, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने बी पर अपना एक मुकदमा दाखिल किया है, एक्स कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, मतलब इनके अनुसार इन्होंने मामला एक्स कोर्ट में फाइल किया है। अब हुआ क्या कि जब मामला डाला गया, ये सूट इंस्टीट्यूट हो गया, और यहां पर आकर बी ने अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल की। बी ने जो अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल की है उसमें उसने ऑब्जेक्शन उठा दिया, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उसने अपना ऑब्जेक्शन उठा दिया। अब ऑब्जेक्शन जब उठाया तो कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इशू फ्रेम किए। देखो इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा, लंबा एपिसोड हो जाएगा। जब हम इश्यूज को सेटल करते हैं तो पहले प्रिलिमिनरी इश्यूज सेटल किए जाते हैं, ताकि पहले प्रिलिमिनरी इश्यूज पे हम फैसला कर लें, तभी हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। जैसे जो जुरिस्डिक्शन का मामला है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई। जुरिस्डिक्शन का मामला है, अगर इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो ये कोर्ट आगे इस मामले को चला ही नहीं सकता, तो ये प्रिलिमिनरी इशू हो गया ना। सबसे पहले कोर्ट इसी चीज का फैसला करे, घर किसका था किसका नहीं था वो बाद की बात है, पहले तुम ये तो डिसाइड कर लो भाई तुम्हारी जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं है। तो ये क्या हो गया, प्रिलिमिनरी। तो पहले इन मुद्दों का फाइनल फैसला कोर्ट करेगी, और इन मुद्दों में अगर मामला ठीक है कि हाँ यार जुरिस्डिक्शन बनती है, तो ही आगे चलेगी, और फिर तब जो मेन इश्यूज हैं उनको सेटल किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन्होंने ऑब्जेक्शन डाल दिया कि भाई रिटन स्टेटमेंट में कि जनाब आपके सामने जो है आया है सूट आया है, प्लेंट आया है, इसमें ना आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, तो इनको आप कृपया करके इस प्लेंट को रिटर्न कर दीजिए, और जिस भी कोर्ट में डालना चाहें जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, वहाँ की जुरिस्डिक्शन बनती है, वहाँ पर अपना मामला डाल लेंगे। ठीक है, इन्होंने लगा दिया ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद कोर्ट ने उस पर प्रिलिमिनरी इशू फ्रेम किया, मतलब कोर्ट ने ये देखा, कोर्ट ने क्वेश्चन बनाया क्या मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है, और उसका कोर्ट ने जवाब दिया यस। तो कोर्ट ने फाइनल डिसाइड कर दिया कि हाँ जुरिस्डिक्शन बनती है। अब इस यस के जो ऑर्डर था, जो ये इसने इशू डिसाइड किया है, इसके अगेंस्ट मिस्टर बी चले गए अपील में कि जनाब ये जो प्रिलिमिनरी इशू इन्होंने डिसाइड किया है ये इन्होंने गलत डिसाइड किया है और इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या यहां पर सेक्शन 21 अप्लाई होगा? क्या हम जो सेक्शन 21 के 3 फंडे बात कर रहे थे, क्या इस सिचुएशन में सेक्शन 21 अप्लाई होगा? उससे पहले आप अपना लीगल माइंड अप्लाई करें, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको डिफरेंस बता देता हूं। देखो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, इसी डायग्राम में मैं कलर चेंज करके आपको सिनेरियो समझाता हूं। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि देखो ये ट्रायल चलता रहा और ये फाइनल डिक्री आ गई। ठीक है, फाइनल डिसीजन आ गया, फाइनल डिक्री आ गई है, और इस डिक्री के बाद वो अपील में गए हैं। लेकिन अपनी जो फिलहाल वाली प्रॉब्लम है उसमें अपन क्या कर रहे हैं,
उसमें वहां तक तो बात पहुंची ही नहीं, रिटन स्टेटमेंट में ही उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, वहीं पर प्रिलिमिनरी इशू बन गए, प्रिलिमिनरी इशू उसने प्लेंटिफ के पक्ष में डिसाइड कर दिया, और इसी स्टेज पर हमने डिक्री की वेट नहीं की, इसी स्टेज पर जब प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड हुए ये मामला चला गया अपील में। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि फाइनल डिक्री का जब मामला हो तो सेक्शन 21 अप्लाई होगा, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल हमने इतनी देर अभी उस पर डिस्कस किया है। सवाल ये बनता है कि जब मैं यहां पर अपील लेके जा रहा हूं, इस वाली स्टेज पर अपील लेके जा रहा हूं, अभी इश्यूज भी सेटल नहीं हुए हैं, ट्रायल भी नहीं हुआ, एविडेंसेस भी नहीं हुए, डिक्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या इस स्टेज पर जब मैं लेके जाऊंगा तो सेक्शन 21 अप्लाई होगा? माय क्वेश्चन इज दैट। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका क्या उत्तर आएगा। देखो सेक्शन 21 के इंग्रेडिएंट्स याद करो, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं? पहला इंग्रेडिएंट है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर आपने ऑब्जेक्शन उठाए ट्रायल कोर्ट में, और तीसरा क्या है? कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ये जो कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस है ना, यहां पर सारी कहानी छुपी हुई है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, जब मैं आपसे कह रहा हूं कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, इसका मतलब जो ट्रायल है वो पूरी चली है, ट्रायल पूरी चली है, सभी एविडेंसेस लिए गए हैं, और जो डिसीजन है वो मेरिट पर है। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज ऑन मेरिट। तभी तो आप बोल सकते हैं ना कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि मैं अपना केस अच्छे से इफेक्टिवली कंटेस्ट नहीं कर पाया। आपको कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस में क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट आई फेल्ड इन कंटेस्टिंग माई केस इफेक्टिवली माई लॉर्ड, बिकॉज I was not able to produce my witnesses, I was not able to produce my other evidences because of the distance, and I was not able to appear effectively. मैं अपनी भी अपीयरेंस नहीं दे पाया। तो कोर्ट आपसे ये पूछेगा, भाई अभी तो ट्रायल हुई नहीं, ट्रायल तो आगे होनी थी, तो आपकी अपीयरेंस का तो सवाल ही नहीं आता। अगर ट्रायल हुई होती तो मैं आपकी बात मान लेता कि आपके साथ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया, क्योंकि ट्रायल के दौरान आप अपने एविडेंस नहीं दे पाए, आप अपने विटनेसेस नहीं ले जा पाए। लेकिन अभी तो ट्रायल हुई नहीं, अभी तो आप बोल रहे हो कि मेरे साथ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा। हो जाए के लिए कोर्ट नहीं बैठी है, नो। सेक्शन 21 तब आता है जब आपके साथ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो चुका है। और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस कब होगा? जब आप अपने विटनेसेस नहीं लेके आ पाए, आपने केस अच्छे से डिफेंड नहीं किया, और विटनेसेस और डिफेंस कब होगा? ट्रायल पे होगा। तो ट्रायल होनी जरूरी है सेक्शन 21 के एप्लीकेशन के लिए। तो भैया अभी तो ट्रायल हुई नहीं थी, यहां पर तो आपकी ट्रायल हुई नहीं थी, उससे पहले ही आपने शोर मचाना शुरू कर दिया ना कि मेरे पास कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया। तो कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस तो हम तब मानेंगे जब ट्रायल हुई हो और उस ट्रायल में आप अपनी बात ना रख पाए हो, तो हम मान लेंगे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, देखो इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। ऐसा भी हो सकता है ना यार कि ये चला मामला, यहां पे इसने रिटन स्टेटमेंट फाइल की, ये प्रिलिमिनरी इशू बना और इसके अगेंस्ट वो दे दिया। अब देखो ये ट्रायल चलेगी आगे, ठीक है, और ये डिक्री पास हो गई और ये अपील में नहीं गया है। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, अपील में नहीं गया है और इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये भी मान ली मैंने आपकी बात, इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन इसने फिर भी कहा कि नहीं मेरी ज्यूरिसडिक्शन बनेगी और मामले को ट्राई कर दिया और डिक्री पास कर दी। अब देखो दो चीज बनेंगी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना, या तो भैया उसको पूरा मौका मिला और उसने केस को कंटेस्ट किया इफेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं आई, जो गवाह उसको प्रोड्यूस करने थे वो उसने किए, जो विटनेसेस एविडेंसेस वो लेके आना चाहता था वो लेके आया, अपनी अपीयरेंस उसने अच्छे से दी, उसने केस को इफेक्टिवली कंटेस्ट किया, ठीक है। दूसरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है कि वो कंटेस्ट नहीं कर पाए इफेक्टिवली। ये दो पॉसिबिलिटीज है ना। तो इसका फैसला कब होगा? जब ये ट्रायल चल पड़ेगी, इसी फेज में होगा ना, इसी फेज में। ऐसा तो नहीं है कि इसका फैसला हम आज ही कर लेंगे कि इसके साथ तो ये कंटेस्ट नहीं कर पाया। भाई कंटेस्ट कर पाया है नहीं कर पाया तो तभी पता चलेगा ना जब ट्रायल आगे जाएगी, ट्रायल होगी। तो इसलिए सेक्शन 21 कब अप्लाई होता है? जब ट्रायल चली हो, क्योंकि सेक्शन 21 का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस कब होगा? जब प्रॉपर ट्रायल चली हो और ट्रायल के दौरान वो अपनी बात इफेक्टिवली ना रख पाए। जब ट्रायल ही नहीं चली तो आप कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस क्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक आपके साथ
आपके पास मौका ही नहीं आया था अपनी बात कंटेस्ट करने का। जो प्रिलिमिनरी इशू बने हैं वो फाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन क्या है, डिक्री है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो सेक्शन 21 उस स्टेज पर अप्लाई नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला इशू है अपने पास कि सेक्शन 99 और सेक्शन 21, इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू सेक्शंस? और वो कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें इस चीज को देखना है। पहले हम समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की बात उठी कहां से। तो आप प्लीज अपना सेक्शन 99 निकालिए, टेक आउट योर बेरेक्ट एंड टेक आउट सेक्शन 99। देखिए सेक्शन 99 क्या कह रहा है, नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन। हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई जब तक कोई डिक्री या तो मेरिट पर प्रॉब्लम हो या जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम हो, सिर्फ इन दो प्रॉब्लम्स पे डिक्री को रिवर्स किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, और किसी बात पर नहीं किया जा सकता। इसको अंदर से पढ़ेंगे तो चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये शुरुआत करता है नो डिक्री। नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड और सब्सटैंशियली वेरिड, nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder, non-joinder, or any error, defect or irregularity in any proceeding in the suit not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए। ये कह रहा है नो डिक्री, कोई भी डिक्री रिवर्स या फिर वेरी नहीं की जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। कौन सी डिक्री? अगर उसमें कोई नॉन ज्वाइंडर हुआ है, मिस ज्वाइंडर हुआ है। इन नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर को आप अभी के लिए बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए, जैसे ये शब्द आया ही नहीं, क्योंकि जहां पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं अगर हमने ये शब्द वहां पर करे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इनको हम डिटेल में करेंगे जब नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर करेंगे। ठीक है, अब दोबारा से सेक्शन 99 पे आइए। क्या कह रहा है कि कोई भी डिक्री रिवर्स या वेरी नहीं की जा सकती अगर वो मेरिट पर या जुरिस्डिक्शन पर इशू नहीं क्रिएट कर रही है। अगर उस केस में मेरिट पे इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, या उस केस में मेरिट पे डिसीजन नहीं दिया गया है, या उस केस में लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, तभी आप डिक्री को रिवर्स या वेरी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है, तो आई विल ट्राई एंड गो वेरी स्लो। देखिए क्या कह रहा है, ये एक प्रोहिबिटिव लैंग्वेज से शुरू कर रहा है। वो कह रहा है नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड। ठीक है, नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड नॉट अफेक्टिंग द merits of the case or the jurisdiction of the court. अगर कोई ऐसा एरर है, इसको दूसरे तरीके से लेते हैं यार, मैं एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वेज कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तक कैसे कन्वे करूँ। आई कैन स्ट्रेट अवे गो टू 99 एंड 21, बट माई पॉइंट इज कि मैं इसको आपको बहुत डीप लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अनदर तरीके से ट्राई करते हैं। देखो एक एरर हो गया है, ठीक है, सूट का डिसीजन आ गया, ये सूट का डिक्री हो गई। देयर इज एन एरर इन दिस। एरर किस तरीके का हो सकता है? मिस ज्वाइंडर हो सकता है, नॉन ज्वाइंडर हो सकता है, वो सब बातें हो सकती हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो क्या इस एरर से, जो भी एरर हुआ है, क्या उस एरर से डिक्री को रिवर्स किया जा सकता है, या कुल मिला के कहूं तो क्या सेट असाइड किया जा सकता है या वेरी किया जा सकता है? सेक्शन 90 कहता है नो, नहीं किया जा सकता। और वो कहता है कि सिर्फ वो डिक्री सेट असाइड या वेरी की जा सकती हैं जिसमें जो एरर है वो एरर या तो मेरिट को लेकर हो,
या वो एरर ज्यूरिसडिक्शन को लेकर हो। इसके अलावा अगर कोई भी एरर है तो उस डिक्री को वेरी या सेट असाइड नहीं किया जाएगा। आई होप ये तरीके से आपको शायद मैं कन्वे कर पा रहा हूं। मैंने आपको ये कहा कि अगर एरर के नाम पर, कि इसमें कोई एरर था, यहां पर देखिए एरर की बात कर रहा है ना, डिफेक्ट की बात कर रहा है, इर्रेगुलरिटी की बात कर रहा है, हम भी इन तीनों शब्दों को ले लेते हैं। मान लीजिए आप कोर्ट में गए, ये कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई एरर था, डिफेक्ट था, या फिर कोई इर्रेगुलरिटी थी इसकी प्रोसीडिंग में, तो आप मेरा जो सूट है उसमें जो डिक्री आई है उसको या तो सेट असाइड कर दीजिए या वेरी कर दीजिए। आप ये प्ली लेकर कोर्ट में गए, तो सेक्शन 99 कह रहा है भाई अगर कोई एरर था या डिफेक्ट था या इरेगुलरिटी थी तो सूट सेट असाइड नहीं होगा। तो आप पूछते हैं भाई फिर, कहता सिर्फ एक कंडीशन में सूट सेट असाइड हो सकता है। कौन सी कंडीशन है? कि या तो जो एरर है वो ज्यूरिसडिक्शन को लेकर हो, या वो एरर मेरिट ऑफ द केस को लेकर हो। मेरिट ऑफ द केस मैं आपको समझा चुका हूं। मेरिट ऑफ द केस होता है कि जब ट्रायल में प्रॉपर तरीके से ट्रायल नहीं ली गई हो, प्रॉपर तरीके से जस्टिस डिलीवर नहीं किया गया हो, एविडेंसेस नहीं ली गए हो, पार्टीज को मौका नहीं दिया गया हो, विटनेसेस नहीं अलाउ किए गए हो, जिसके कारण केस के डिसीजन में प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, तो सेक्शन 99 ये कहता है कि भाई एरर अगर हो गया तो सूट सेट असाइड नहीं होगी, लेकिन अगर वो एरर ज्यूरिसडिक्शन को लेकर है या मेरिट ऑफ द केस को लेकर है तो द सूट शैल, अब इस शब्द पे आ जाइए, अब मैं यहां पर लेके आना चाह रहा था। देखिए ब्रेक दोबारा से खोलिए, क्या कह रहा है ये, इसको मार्क कर लीजिए बस, शैल को। अगर हम यहां तक इस चीज को पकड़ गए ना तो अपनी बात बन जाएगी शैल। ठीक है, शैल शब्द का उपयोग है दैट इज मैंडेटरी, कोर्ट को करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई तरीके से लिखता हूं। प्रोहिबिटिव लैंग्वेज है सेक्शन 99 में, ये कह रहा है नो डिक्री shall be reversed, varied, unless the defect, irregularity or error is of jurisdiction or merits of the case। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है कि सिर्फ वो डिफेक्ट एरर जो मेरिट्स ऑफ द केस, वो डिफेक्ट एरर जो ज्यूरिसडिक्शन को लेके हो या मेरिट्स ऑफ द केस को लेकर हो, सिर्फ उस एरर के ऊपर हम डिक्री को रिवर्स या वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एरर है, चाहे वो ज्वाइंडर को लेकर हो, चाहे वो किसी और चीज को लेकर हो, हम सूट को, हम उस डिक्री को नहीं छेड़ेंगे, किसी भी तरीके से उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना हम उसको सेट असाइड करेंगे और ना ही हम उसको वेरी करेंगे। वी विल नॉट टच द डिक्री एट ऑल। ठीक है, अब देखिए ये शुरू हो रहा है नो डिक्री से, और साथ में वर्ड यूज किया गया शैल। अब इस प्रोहिबिटिव लैंग्वेज को अगर हम पॉजिटिव तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो देखिए कैसी लगेगी ये, द कोर्ट शैल रिवर्स और वेरी any decree if there is any defect, irregularity, error of jurisdiction या फिर merits of the case। ध्यान से समझिएगा इसको यार, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि प्रोहिबिटिव लैंग्वेज को जो शुरू हो रही थी नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड अनलेस ये ना हो, हमने इसको पॉजिटिव अप्रोच दे दिया। पॉजिटिव अप्रोच का यही लगेगा ना कि भाई अगर ज्यूरिसडिक्शन और मेरिट का मामला है तो कोर्ट शैल रिवर्स एंड वेरी। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो फिर आगे का रास्ता बहुत आसान है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन यहीं पे आ रहा है। क्योंकि सेक्शन जब 21 की बात करते हैं आप, अब सेक्शन 21 को देखिए,
प्लीज टेक आउट सेक्शन 21। सेक्शन 21 में क्या कह रहा है वो? सेक्शन 21 में कह रहा है कि भाई ज्यूरिसडिक्शन के मामले में आप तभी उस डिसीजन को, डिग्री को छेड़ेंगे अगर हमारी ये 3 कंडीशन पूरी होंगी। तो 3 कंडीशन हमने उसमें देखी थी। अब देखिए 99 तो कह रहा है कि भाई अगर ज्यूरिसडिक्शन का एरर है तो कोर्ट शैल वेरी करे, उसे सेट असाइड करे या रिवर्स करे, कुछ भी करे, शैल है, करना ही करना पड़ेगा अगर ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम है। लेकिन सेक्शन 21 क्या कह रहा है? सेक्शन 21 कह रहा है कि भैया 3 कंडीशन पूरी होंगी ना तभी ऑब्जेक्शंस अलाउ होंगे। और पहली कंडीशन क्या? ज्यूरिसडिक्शन की। दूसरी कंडीशन क्या थी? प्रूडेंस ऑफ द अपेलेंट, जिससे मेरे कहने का मतलब है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया हो। और तीसरी कंडीशन फेलियर ऑफ जस्टिस। तो सेक्शन 21 में तो ये 3 कंडीशन लगा रहा है और 99 में बोल रहा है कि अगर ज्यूरिसडिक्शन की एरर है तो भाई उसको आप सेटिसाइड करो। तो 2 सेक्शंस में 2 अलग अलग बात नहीं है। देखो ध्यान से देखो इसको। सेक्शन 99 में कह रहा है कि भाई अगर ज्यूरिसडिक्शन का एरर है तो सेट असाइड कर दो। लेकिन सेक्शन 21 में कह रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन का एरर अकेले से काम नहीं चलेगा, वो प्रूडेंट भी हो अपेलेंट, उसने सही समय पे ऑब्जेक्शन भी किया हो और फेलियर ऑफ जस्टिस भी हो। तो सेक्शन 21 तो 3 कंडीशंस लगा रहा है। ये 3 कंडीशन पूरी होने के बाद ही आप सेट असाइड उसे कर सकते हैं। और सेक्शन 99 कह रहा है कि भाई अगर ज्यूरिसडिक्शन का एरर है तो कोर्ट को शैल, मतलब करना ही करना पड़ेगा, ये कंडीशंस की बात ही नहीं कर रहा। तो यहां पर देखिए 21 और 99 में आपको कन्फ्रंटेशन नजर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर विद यू कि 99 तो कह रहा है कि अगर ज्यूरिसडिक्शन का इशू है तो भाई उसको सेट असाइड करो, कोर्ट के पास सोचने का कोई मौका नहीं है। लेकिन 21 कह रहा है नहीं जनाब, कोर्ट सोचे और देखे कि क्या ये 3 कंडीशन पूरी हैं। अगर ये 3 कंडीशन पूरी हैं तो ही कोर्ट सोच समझ के उस डिसीजन को सेट असाइड करेगा जो कि लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के कारण लिया गया है। तो 2 सेक्शन अलग अलग बात कह रहे हैं। तो क्या इसमें कन्फ्रंटेशन है? अपरेंट अगर हम देखते हैं तो इसमें कन्फ्रंटेशन नजर आती है। लेकिन जब हम इसके डीप में जाएंगे तो हम एक चीज देखेंगे। देखो सेक्शन 99 क्या है? एक इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब होता है कि ये किसी को किसी तरीके की पावर दे रहा है, उसे इनेबल कर रहा है। ठीक है, उसे इनेबल कर रहा है, उसको किसी चीज की पावर दे रहा है। तो किस चीज की पावर दे रहा है? ये कोर्ट को पावर दे रहा है कि भाई अगर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो, अगर ज्यूरिसडिक्शन का कोई भी एरर हो तो आप उसको सेट असाइड कर दीजिए। ये पावर दे दी। तो सेक्शन 99 का काम तो है कि वो उसको पावर दे रहा है कोर्ट को, और सेक्शन 21 कंडीशंस बता रहा है। सेक्शन 21 कंडीशंस बता रहा है कि भाई जो आपने पावर दी है वो पावर आपको कब इस्तेमाल करनी है। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो गई तो उस पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप वैसे सेक्शन 21 99 को देखेंगे तो हो सकता है आपको इन दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन लगे, लेकिन जब आप इसके असली मतलब को समझेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि कन्फ्रंटेशन नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 21 एंड 99। इनफैक्ट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? सेक्शन 99 तो कोर्ट को पावर दे रहा है कि हां अगर ज्यूरिसडिक्शन का मामला है तो आप उसको सेट असाइड कर दीजिए अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी ट्रायल कोर्ट की। और सेक्शन 21 कह रहा है कि ठीक है भाई, पावर तुम्हें दे दी लेकिन कंडीशंस मैं बता देता हूं कि ये 3 कंडीशन होंगी तो ही आप कर सकते हैं। तो 99 पावर दे रहा है और सेक्शन 21 एक तरीके का प्रोसेस बता रहा है, कंडीशंस बता रहा है। तो इनके बीच में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दूसरा पहलू इसमें क्या है कि सेक्शन 99 जो है वो एक जनरल प्रोविजन है। वो एक जनरल बात कह रहा है कि भाई अगर ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की नहीं है तो कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगा। ये जनरल सी बात है कि भाई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो सेट असाइड कर दे अपेलेट कोर्ट। 21 क्या है? स्पेसिफिक प्रोविजन है। स्पेसिफिक प्रोविजन कैसे? वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन से डील कर रहा है और क्लियरली ये बता रहा है कि 3 कंडीशन की फुलफिलमेंट पे ही आप उसको सेट असाइड करेंगे। तो 21 इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन एंड सेक्शन 19 इज अ जनरल प्रोविजन। और
जब भी सेक्शन 19 जब भी किसी जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन में थोड़ा बहुत भी कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमेशा स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल करेगा। तो इस मामले में भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन किसी तरीके का महसूस करते हैं तो सेक्शन 21 विल प्रिवेल, जो हमें यह बताता है कि भाई 3 कंडीशंस पूरी करनी तो आपको जरूरी है, तभी आप उस सूट को सेट असाइड कर सकते हैं जुरिस्डिक्शन के मामले में। तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज स्लाइटली ट्रिकी concept and I hope I am able to deliver it accurately to you and in an understandable manner. तो अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, तो मैं दोबारा से दूसरे तरीके से कोशिश करूँगा कि ये आपको मैं समझा पाऊँ। बट इसका कंक्लूजन यही है कि 99 और 21 में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और 21 एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, ये एक जनरल प्रोविजन है। तो इसका जो शैल शब्द है उसकी इंटरप्रिटेशन ये निकलेगी कि उसे मे पढ़ा जाए। क्यों मे पढ़ा जाए? क्योंकि जब तक वो 21 की कंडीशन पूरी नहीं कर देगा तब तक कोर्ट के पास उसको वो करने की पावर नहीं है, बेशक सेक्शन 29 उसको पावर दे रहा हो। देखो सेक्शन 99 पावर दे रहा है कोर्ट को, कोर्ट के पास पावर आ गई, लेकिन फिर सेक्शन 21 आ गया और उसने प्रोसेस बता दिया कि भाई पावर तो तेरे को 99 से मिल गई, लेकिन कंडीशन मैं बताऊंगा कि ये पावर इस्तेमाल कब करनी है। तो ये 3 कंडीशन बता दी गई, ठीक है। तो एक तरीके से 99 कॉम्प्लीमेंट कर रहा है 21 को और 21 कॉम्प्लीमेंट कर रहा है 99 को। 99 कॉम्प्लीमेंट इसलिए कर रहा है कि पावर मैं दे रहा हूं और भाई कंडीशन तुम 21 में जाके देख लो। 21 कह रहा है भाई कंडीशन तो मैं बता रहा हूं लेकिन पावर कहां से मिल रही है? 99 से, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है देखिए ये आपका सूट डला, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया कि जो डिफेंडेंट थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि जनाब आप इस मामले को नहीं सुन सकते, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। कोर्ट ने कहा नहीं भाई मेरी जुरिस्डिक्शन है और कोर्ट ने इसको कंटिन्यू रखा, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, कोर्ट से एरर हुआ है। तो ये जो डिसीजन आया ये लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन का मामला है जो हम अभी तक इस एपिसोड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन का मामला हो गया। अब यहां पर इसकी डिक्री आ गई है, ठीक है। अब डिक्री आने के बाद डिक्री जाती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में। देखो हम एग्जीक्यूशन को ना बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन ये फंडा समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। जो सिविल मैटर्स हैं वो देखा जाए ना, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बोलूं तो वो 2 उसके वो होते हैं, मतलब 2 तरीके से चलेंगे। पहले में डिसीजन आएगा जिसे हम बोलते हैं डिक्री, ठीक है। डिक्री पास होगी, ये कोर्ट का फैसला है, फाइनल एडजुडिकेशन है कि भैया इसको इस तरीके से देखते हैं। मान लीजिए ए ने केस डाला था कि ये जो प्रॉपर्टी है पी ये बी के कब्जे में और ये प्रॉपर्टी मुझे दिलाई जाए। तो जो सूट डला है पहले आएगी डिक्री। डिक्री में कोर्ट एडजुडिकेट करेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी किसकी है और किसकी नहीं है। तो उसने बता दिया कि ये प्रॉपर्टी ए की है और ये प्रॉपर्टी बी से रिकवर करके ए को दी जाए, ठीक है। अब कोर्ट ने तो कह दी जाए, अब बी ना दे तो उसका तरीका है कि अब इसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ये जो डिसीजन आया है कोर्ट का सिर्फ एक कागज के चिट्ठे से आप क्या करेंगे, आपको वो एग्जीक्यूट भी कराना पड़ेगा ना। एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना पड़ता है? दोबारा से एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है कि जनाब ये डिक्री मेरे फेवर में आई थी, कृपया करके आप इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए, ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूशन होता है ये उस कोर्ट में भी हो सकता है जिस कोर्ट ने वो डिक्री पास की है, सेम कोर्ट, या ये दूसरी कोर्ट में भी एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा सकता है। वो हम डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी कोर्ट में भी भेजा जाता है, ठीक है। अब मेरा आपसे, मैं जो प्रॉब्लम लेके आना चाह रहा था ये बीच में मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, मैं इस बात पे लेके आना चाह रहा था कि ये जो डिक्री है इसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में भेज दिया गया है। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाने के बाद जो डिफेंडेंट थे, ये मिस्टर बी जो थे, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि जनाब ये जो डिक्री पास की है ना ये उस कोर्ट ने की है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो कृपया इस डिक्री को सेट असाइड कर दीजिए। तो सवाल यह बनता है कि क्या ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इस सवाल के ऊपर जा सकती है कि वेदर द ट्रायल कोर्ट हैड द ज्यूरिसडिक्शन और नॉट? क्या वो सवाल को डिसाइड कर सकती है, इसको सुन सकती है, और क्या वो उस डिक्री को सेट असाइड कर सकती है?
तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ना, द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गेट इनटू द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन। वो जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन पे जा ही नहीं सकती, उसका काम ही नहीं है भाई। उसका काम ये है कि एक डिक्री आई है उसके पास और उसको वो एग्जीक्यूट करनी है। वो सही है, गलत है, सही कोर्ट ने दी है, नहीं दी, ये उसका काम है ही नहीं। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस डिक्री के जुरिस्डिक्शन के सवाल को टेस्ट कर ही नहीं सकती और वो उसको सेट असाइड नहीं कर सकती। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? फिर ये सवाल आता है, भाई एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को लग रहा है कि यार हाँ यार गड़बड़ तो हुई है इस आदमी के साथ, पर मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। तो सवाल उठता है कि कितने बंधे हुए हैं? इतने तो पक्का बंधे हुए हैं कि वो सेट असाइड नहीं कर सकता उसको। तो कितने बंधे हुए हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कर सकता है कि वो डिनाई कर दे कि भाई मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करता हूं। एग्जीक्यूट के लिए डिनाई कर दे कि मैं इस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है, दिस इज ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, पहली बात। दूसरी बात, इट इज ओनली इन द केस ऑफ लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ओनली इन द केस ऑफ लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अगर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मामला था या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मामला था तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए डिनाई नहीं कर सकती है। The executing court cannot deny to execute that decree only in the matter of subject matter jurisdiction. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये कदम उठा सकती है कि भाई मैं इस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्योंकि पिछली जो ट्रायल कोर्ट है इट वाज लैकिंग द सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। दो कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है दैट इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। वो जो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसके लिए आपको डीप ट्रायल में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा से एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड आया है आपके पास एज अ डिक्री उससे ही क्लियर कट पता चल रहा है कि भैया ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। कौन सी? सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिनाई कर सकता है। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास डिक्री आई है तो क्या वो उसको सेट असाइड कर सकता है? क्या वो उस क्वेश्चन को डिसाइड कर सकता है? क्या वो इस क्वेश्चन को सुन सकता है कि ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं सुन सकता। आपका काम जो है आप वो काम कीजिए, आपका काम जुरिस्डिक्शन तय करना नहीं है, वो अपीलेट कोर्ट करेगी। आपका काम एग्जीक्यूशन का है, आप एग्जीक्यूट करिए उसको। लेकिन कुछ मामलों में अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए मना कर सकती है। और उसके मैंने क्या क्या आपको रीजंस दिए, वो हर कंडीशन में नहीं होगी। पहला मैंने बोला एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, दूसरा मैंने बोला ओनली इन द केस ऑफ लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। इसमें होगा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की लैक में ये अप्लाई नहीं करेगा। और तीसरा, द लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और द एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन इज विजिबल अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं उससे क्लियरली कट ये पता चल रहा, ऑन द फेस ऑफ इट इट इज अपरेंट कि ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो कुल मिला के अब सवाल मेरा ये बनता है, तो भाई जो मिस्टर बी थे जो इस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में न्याय की गुहार लगा रहे थे कि जनाब मत कीजिए एग्जीक्यूट, ये आप इस क्वेश्चन पे जाइए, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मामला था, नहीं थी इनकी जुरिस्डिक्शन, जो भी वो कर रहा है, भाई वहां पर टाइम खराब करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है? आपको जाना है अपीलेट कोर्ट। मैं ये बोल रहा हूं कि ये डिक्री अगर पास हुई है और इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में आप गुहार लगाने की बजाय इस डिक्री को लेके जाइए अपीलेट कोर्ट। और अपीलेट कोर्ट आपकी सेक्शन 21 में मदद कर सकता है। अगर सेक्शन 21 के 3 कंडीशंस अगर आप पूरी कर देते हैं तो अपीलेट कोर्ट इस डिक्री को जो कि जुरिस्डिक्शन के बिना दी गई है उसको सेट असाइड कर सकता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। Actually, I was thinking to wrap up complete section 21 and in fact 21A in one video, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं अब इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अपना सेक्शन 21 हम अगले एपिसोड में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।